संयोजक है एरोफॉल्गन सिरप खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में फिलहाल चर्चा चल रही है बिहार में पीने के पानी की समस्या पर। बिहार के ज्यादातर इलाकों में पीने का साफ पानी में असर नहीं है। कहीं सप्लाई वाटर बंद है तो कहीं गंदा पानी पीने को लोग हैं मजबूर, तो कहीं पाइप टूटने से पानी की बर्बादी हो रही है और पाइप में नाले का गंदा पानी भी जा रहा है। गांव में पीने को पानी नहीं और शहरों में पानी की बर्बादी हो रही है। शेखपुरा में कुछ ऐसा ही हाल है। पानी की समस्या पर मसौड़ी और लखीसराय की भी चर्चा होगी। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, बिहार के कई जिलों में पेयजल संकट शुरू हो जाता है। साल दर साल यह समस्या चली आ रही है और सरकार इसका समाधान नहीं कर पाती है। यानी बेपानी बिहार और बेमानी सरकार। पानी के मुद्दे पर शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryantv.co.in। चलिए, आज सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में पेयजल की दो तस्वीरें हैं। शहर में वाटर सप्लाई का इंतजाम तो है, लेकिन पाइप टूटने की वजह से सैकड़ों लीटर पानी रोज बर्बाद होता है। दूसरी तरफ शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी जुटाना बेहद मुश्किल काम बन गया है। बेशकीमती पानी अगर बर्बाद हो रहा है तो क्या इस मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए शेखपुरा का हाल। गर्मी में शेखपुरा के कई गांव राजस्थान हो जाते हैं, यानी दूर दूर तक भटकने के बाद मिलता है पानी। देखिए कैसे दूर से सिर पर पानी ढोकर ला रही है लड़कियां। इन गांवों में लोगों को पहले पानी की चिंता होती है, फिर रोटी की। लेकिन शेखपुरा शहर में जो स्थिति है वो पानी के लिए तरस रहे गाँव का मजाक उड़ाती है। देखिए कैसे पाइप टूटने की वजह से सड़क पर जमा हो गया है पानी। नगर परिषद की फुटपाथ निर्माण योजना ने कई जगहों पर पाइप को तोड़ दिया है। अव्वल तो टूटे पाइप की तत्काल मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन एक हफ्ते से यहाँ पानी बर्बाद होता रहा। सप्ताह से यह पाइप टूटा हुआ है। नगर निगम के द्वारा यह फुटपाथ निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इसमें एक काम किया जा रहा है और 3 काम बिगाड़ा जा रहा है। लोगों का, सैकड़ों लोगों का कनेक्शन का पाइप तोड़ा टूट गया। जैसे शेखपुरा में अधिकतर चापाकल या तो फेल हो गए हैं या फिर खराब पड़े हैं। जब किसी चापाकल से पानी निकलता भी है तो वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। साफ पानी के लिए गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पियासल आदमी मर रहा है, माल जाल भी मर रहा है, कुल आदमी भी भूखल है। पासमान टोला है, पासमान टोला के कोई कल नहीं है। एको को बढ़िया बात ही होगा, पानी मर जाएगा, एगो पियासल मर जाएगा, खाने बिनु मर रहा है। शेखपुरा शहर में पाइप टूटने से पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह पाइप फटा हुआ, जैसे कि जलापूर्ति वो तो रूटीन वर्क जहाँ पाइप फटता है तो बंद जाता है। उससे कारण कि 2-3 बार भी है वंचित हो रहे हैं पानी से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी पाइप फटता है तो हम लोग उस पर रिपेयर कराते हैं। शेखपुरा शहर में 28 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जलापूर्ति योजना जमीन पर उतरी। जिले के कई गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे में अगर पानी की बर्बादी हो रही है तो ये माफी के काबिल नहीं है। आर्यन न्यूज के लिए शेखपुरा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये शेखपुरा की हालत थी, लेकिन कमोबेश पूरे बिहार की ऐसी स्थिति। हमने आर्यन अभियान में लगातार आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखाई है और आज भी कई जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ भी करा देते हैं हम। आप हमारे साथ मनोहर तिवारी जी हैं, जो बिहार संयोजक भी हैं, समाजसेवी भी हैं और गांधी विचारक भी। बहुत बहुत स्वागत मनोहर जी आपका। आप कमलेश शर्मा जी हैं, जो माले नेता, बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका। और आप एच के वर्मा साहब, जो नेता हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत वर्मा जी आपका भी।
और हमारे साथ आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार भी इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। अभिरंजन जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत। तो निश्चित तौर पर पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा वर्मा जी, अगर बात की जाए जो तस्वीर हम लगातार देखते हैं, जो बातें पानी की समस्या पर आ रही है, कमोबेश पूरे बिहार की स्थिति, अभी शेखपुरा का हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई, और भी जगहों की बात करेंगे, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं एक ऐसा प्रदेश जहां पर पूरे तरीके से नदियों से घिरा हुआ, उसके बाद पानी के लिए हाय तौबा मची रहती है, हाहाकार मचा रहता है, क्या इसकी वजह है? इसका मतलब यह है जी, जो राज्य सरकार नदियों का ठीक से दोहन नहीं कर सकी है, इसका प्रबंधन बहुत ध्वस्त है। और आज या कल अखबार में दे रहा था जो 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरी विकास के लिए जो योजनाएं बनाई थी उसके कार्यान्वयन का दिया था 6 महीना, किसी में 8 महीना, किसी में 1 वर्ष था, और 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। बिहार सरकार के साथ दिक्कत यह है कि वो बैठकें कर लेते हैं, बड़े अधिकारियों से विचार विमर्श कर लेते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन हुआ कि नहीं और उन योजनाओं में क्या प्रगति है इसकी समीक्षा नहीं होती है। समीक्षा होती है 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद, तो पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं है। तो नदियों से घिरे बिहार में सारे, आप शेखपुरा का आप देख रहे कुछ वहाँ का, लेकिन पटना में भी कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पानी की भयंकर कमी है, और जब वर्षा होती है तो नाले में पानी लग जाता है, सड़कों पर पानी लग जाता है, उसका निकास नहीं होता है, लेकिन यहाँ के लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। बहुत विडंबना है। और राज्य सरकार कहती है जो बिहार विकास के सारे विश्व में ढिढोरा पीटती है, जो हमारा विकास तेजी से हो रहा है, इसी मॉडल पर सारे देश का विकास होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। चलिए, बिल्कुल जमीनी हकीकत अलग है और ये तस्वीर भी बयां कर रही है। कमलेश जी, ये क्या विडंबना है हमारी? अगर बिहार की बात की जाए, एक ऐसा प्रदेश जो पूरे तरीके से नदियों से घिरा हुआ है, कई नदियां बिहार में हैं, पटना भी गंगा के किनारे बसा हुआ है, मसौड़ी की बात जो हमने की वहां पर भी पुनपुन नदी, इसके अलावा भी कई जगहों पर नदी होने के बावजूद आज ऐसी स्थिति क्यों है? पहले तो कि हमारे देश, हमारे राज्य में जो भी सरकारें हैं जी, उनके पास पेयजल का कोई भी समुचित योजना नहीं है। कोई समुचित योजना पर ये लंबे समय से कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, खास करके कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, शेखपुरा का जो इलाका है, बड़ा इलाका, वह सूखे से तबाह हो जाता है, पानी का संकट बना रहता है। बिहार जहां नदियों का पूरा जाल है, पानी की कोई कमी नहीं है जी। लेकिन सरकारी नीतियों के कारण पानी की कमी नहीं रहने के बावजूद यहाँ के लोग पानी के बगैर तबाह हैं, बेपानी हैं, और यहाँ की सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जब आप लंबे समय से इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ समस्या कब उत्पन्न होती है, लेकिन उसके लिए सरकार कोई लंबी योजना नहीं बनाती। मसलन ये पूरे पहाड़ी पठारी प्रदेश में जहाँ भारी पैमाने पर जल छाजन योजना के तहत पानी को जमा करके लोगों को पेयजल की सहूलियत उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात जो वर्मा जी कह रहे थे पटना के संदर्भ में, यहाँ तो और भी हालत बदतर है। पूरे प्रदेश में 56% लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और स्वाभाविक तौर पर जो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है उसमें समाज का सबसे जो अंतिम तबका है, उसके हाशिए पर रहने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, वो सर्वाधिक इससे प्रभावित होते हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, जहाँ उनका रेजिडेंस है, उनके रेजिडेंस के बगल में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस पूरे मोहल्ले के गरीब लोग शौचालय में जो नल लगा हुआ है उससे पानी ला करके पीते हैं। आए दिनों पटना में लगातार पानी को लेकर के हाहाकार मचा रहता है, आंदोलन चलते रहते हैं, पुलिस लाठियां भांजती है, उनको केस मुकदमे होते हैं, जेल भेजा जाता है। और सरकार की अपनी पॉलिसी क्या है, आप अपार्टमेंट पर अपार्टमेंट बनवाते चले जा रहे हैं 10 फीट, 15 फीट और 20 फीट पर, लेकिन यहाँ पर पानी की स्थिति यह है कि अपार्टमेंट वाले काफ़ी गहरा बोर करके पानी निकाल लेते हैं। अब जो मोहल्ला बसा हुआ है उनका पानी का स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है। नतीजा होता है कि उनका गर्मी के दिनों में
पूरा का पूरा वाटर टेबल उनको वहाँ पर सूख जाता है, वो पानी के बगैर परेशान हो जाते हैं। बिहार सरकार टैक्स तो हर मामले में वसूलती है, आप कदम कदम पर टैक्स वसूलते हैं, लेकिन आप बिहार को और पटना वासियों को, राजधानी वासियों को आप शुद्ध पानी तक नहीं दे पाते। टैक्स आप वसूल रहे हैं, लेकिन शुद्ध पानी की अगर बात आती है तो वहां पर सरकार पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ आरा से आदित्य जुड़ गए हैं। स्वागत है आदित्य जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, नमस्कार आदित्य, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी नमस्कार सर, मैं आदित्य राज बोल रहा हूँ। आदित्य, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आदित्य राज बोल रहा हूँ। तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए निश्चित तौर पर तिवारी जी, अगर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और आप खुद भी समाज सेवी हैं, गांधी विचारक भी हैं आप हैं, इस पानी की समस्या के बारे में वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो हश्र जो स्थिति नजर आ रही है वो आगे जाकर इतना विकराल रूप अख्तियार कर सकती है कि भारत में गृह युद्ध हो सकता है, आपको तीसरा विश्व युद्ध भी पानी के लिए हो सकता है। क्या उसके बाद भी क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समाज की तरफ से? समाज को किस तरीके से इसमें आगे आना चाहिए? सब कुछ क्या सरकार पर छोड़ा जा सकता है? निश्चित तौर पे समाज के लोगों को इस जल की समस्या को गंभीरता से महसूस करनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों को आज खास करके बिहार की जो सरकार है 30 कंपनियों को आमंत्रित कर दिया जल के निजीकरण के सवाल पर। जल का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारीकरण हो, जल का ज़्यादा से ज़्यादा बाजारीकरण हो, यही एक कोशिश है। इसलिए हम ये सरकारों से अपील करते हैं कि वो जल के निजीकरण को, जल के व्यवसायीकरण को समाप्त करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिहार के लिए, बिहार की जो सुशासन की सरकार हैं उनसे तो खास करके हम लोगों का, एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का आग्रह होगा कि जल का जो तात्पर्य है वो जन से तात्पर्य है, जल का जनता से तात्पर्य है। बगैर जनता के कंसेंट से, बगैर सामाजिक संगठनों के, बगैर उनके परामर्श के कोई जल नीति अगर बिहार में लाई जाती है तो वो केवल और केवल सरकार की जल नीति और ये बाज़ार की जल नीति और बाज़ारवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए समाज के सहयोग से, जनता के सहयोग से ही कोई जल नीति बने। चलिए, सही कहा मनोहर जी आपने कि जनता का सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग चाहिए। फिलहाल एक दर्शक गोपालगंज से हमारे साथ इम्तियाज जुड़ गए हैं। स्वागत है इम्तियाज साहब आरएन अभियान में, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? इम्तियाज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। जी, अपनी बात रखिए। देखिए सर, पानी गर्मी का जब दिन शुरू हो जाता है जी 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 इम्तियाज साहब, हम आपको भी बताना चाहेंगे, दूसरे दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि कृपया जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए। अब आप अपनी बात रखिए इम्तियाज साहब। जी हेलो जी बोलिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने की कोशिश करने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम एक बार फिर से उन दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद अपनी बात रखें, ताकि आपकी आवाज भी हमारे तक साफ तौर पर पहुंच सके। और क्योंकि जो वक्त होता है वो काफी कीमती होता है। फिलहाल अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार भी जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, जिस तरीके से ये बातें, जो जल की अगर बात की जाए, पानी की अगर बात की जाए, समस्या की बात की जाए, तो लगातार ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या विडंबना है हमारी कि प्रदेश में हर तरफ से अगर बात की जाए नदियों से घिरने के बावजूद ये हाल? तो फिलहाल लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर बात की जाए वर्मा जी, जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या उम्मीद लगाएं हम? क्या किस सरकार की खामी है, किस सरकार को दोष दें? कमलेश जी ने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, पुरानी सरकार की बात करें, अब वर्तमान सरकार की बात करें, हर तरफ वही स्थिति। नहीं, आज से 20-25 वर्ष पहले पानी की इतनी विकट समस्या पटना में नहीं थी जी। इनकी उम्र कम है जी, समझना, इनको उतने पहले का नहीं अथी होगा। तब यह है आबादी बढ़ी है, अपार्टमेंट बहुत बने हैं, जैसा इन्होंने कहा कमलेश जी ने, अपार्टमेंट बहुत बने हैं और अधिक बोरिंग करके पानी ले लेता है तो पानी का लेवल, जो अंडरग्राउंड पानी का लेवल कम जाता है।
तो पानी की समस्या हो जाती है। दूसरी, राज्य सरकार का तो यह दायित्व ही है जो शहरवासियों को जब उससे टैक्स लेती है, पानी के लिए लेती है, बिजली के लिए लेती है, तो उसको उसकी यह का कर्तव्य है जो शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए शहरवासियों को। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले पाटलिपुत्र कॉलोनी के बगल वाले किसी मोहल्ले में दूषित पेयजल के कारण उस इलाके में पूरा डायरिया हो गया है, पूरा मोहल्ले में डायरिया हो गया। अखबारों में, समाचार पत्रों में निकला था। तो पानी का जो नल है, पानी जिस नल से जाता है वे बहुत पुराने लगे हुए हैं, वे जर्जर हो गए हैं, फूट गए हैं, तो उसमें प्रदूषित पानी चला जाता है और लोगों को प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश होना पड़ता है। तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, बच्चे मर जाते हैं, काल कवलित हो जाते हैं। तो यह राज्य सरकार का कर्तव्य है जो पानी और बिजली के टैक्स बराबर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हम अपना उदाहरण दें, जो 2 महीना पहले हम लोग बिजली का 850 रुपया पर मंथ लगता था, इस बार आया है तो 1800 रुपये के करीब का बिल आया है। तो यह हम लोग पता लगाए। बिल्कुल, जिस तरीके से कर लिया जाता है और टैक्स बढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पर वैसी सुविधा भी देनी चाहिए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय हैं बेगूसराय से। स्वागत है संजय जी आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? जी, मैं संजय कुमार पोद्दार बेगूसराय से बोल रहा हूँ। जी बोलिए संजय जी। जी, ये जो पानी की स्थिति है जी, बेगूसराय, बिहार ही नहीं पूरे देश की स्थिति जो भी है, मैं देख रहा हूँ कि बेगूसराय नगर निगम में जी, तो प्रत्येक वार्ड में 3-4 नल ऐसे हैं जहाँ पानी हमेशा बहते रहता है जी, और ये मैं महीनों से देख रहा हूँ जी। यानी पानी की बर्बादी पूरी तरीके से हो रही है। पानी की बर्बादी हो रही है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और वाटर सप्लाई के द्वारा जो पानी सप्लाई होता है उसमें बहुत जगह तो ऐसा है कि जो नाली के पानी का रंग जो होता है उस तरह की पानी की सप्लाई हो रही है जी, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कितने पानी की बर्बादी हो रही है और देखने वाला कोई नहीं है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और हमने शुरू में भी यही बात कहा कि कहीं पर पानी है ही नहीं और कहीं पर है भी तो या तो गंदा है या यहाँ बर्बादी हो रही है वहां। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ अशरफ साहब जुड़ गए हैं जो तालाबों के शहर दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं। अशरफ जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जानना चाहेंगे आपके शहर की क्या स्थिति है? हालांकि कुछ दिन पहले हमने दरभंगा की खबर भी दिखाई थी जहां पर पानी के लिए हर तरफ हाय तौबा मची हुई है। बताइए आप। अशरफ जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातें हो रही हैं कमलेश जी, जो बात कुछ दर्शकों ने हमारे साथ कही कि कहीं पर या तो पानी है ही नहीं और जहां पर पानी है वहां पर गंदा पानी आ रहा है और कहीं बर्बाद हो रहा है पानी, जो हमने शुरू में भी दिखाया। तो इसकी अगर बात की जाए, ये मैनेजमेंट कौन देख रहा है? देखिए, पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ भी पानी का किल्लत हो, साफ पानी लोगों को नहीं मिल सके जी, तो इसके लिए तो सरकार को लानत है। दुर्भाग्य है यहाँ की जनता के लिए और लानत है यहाँ की सरकार के लिए कि पानी गंगा नदी किनारे बसने के बावजूद यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। अब मैं कुछ बातें आर्यन अभियान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जी, कि जैसे वर्मा साहब ने कहा कि मेरी उम्र कम है, स्वाभाविक है मेरी उम्र कम है। जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे उस समय तो पटना नाला रोड के आगे तक था। आज पटना फैलते फैलते बहुत बड़ा शहर हो गया है। जो यहाँ पर पुराना पानी का टंकी है वो जर्जर हो गया है जी, नया पानी टंकी बन नहीं रहा है। जो नए पानी टंकी बन रहे हैं उनका हालत यह है कि वो पुराना टंकी के पहले ही बर्बाद हो जा रहे हैं। यहाँ सीवरेज और पानी के सप्लाई दोनों का नल एक साथ चलता है, जब इसके कारण से भारी पैमाने पर प्रदूषित जल फूट जाने के कारण उसके अंदर से चला जा रहा है। तीसरी बात जो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब लोग इतना टैक्स आपको दे रहे हैं, मकान बनाने के पहले ही आपको सरकार को ग्राउंड वाटर निकालने के लिए 1000 रुपये का रसीद वर्मा साहब ले लेना पड़ता है। तो 1000 रुपये का रसीद आप ले रहे हैं, हर साल आपको रसीद कटवाना पड़ रहा है। अगर शुद्ध पानी आप पीने के लिए 200, 400, 500, 1000 रुपये अगर लें तो लोग ये देने के लिए सक्षम हैं, लेकिन ना तो आप शुद्ध पानी उनको दे रहे हैं। और दूसरा कि आज जो मकान वाले बोरिंग करा रहे हैं 5 साल के अंदर उनका बोरिंग फेल कर जा रहा है। बगल में खड़ा अपार्टमेंट जो 10 मंजिला अपार्टमेंट है वो इतना पानी को निकाल ले रहा है कि उनका अपना पानी समाप्त हो जा रहा है। तो हमारा कहने का आशय यह है कि इस सरकार के पास लोगों को
शुद्ध पेयजल के लिए कोई नीति नहीं है, कैसे लोगों को पानी दिया जाए। शहर फैलता जा रहा है, आप ज़मीन का टैक्स ले रहे हैं, सड़क नहीं बना रहे हैं, पानी निकालने के लिए कोई नाली आप नहीं बना रहे हैं, पीने के लिए उनको पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली का सप्लाई उनको नहीं दे रहे हैं, और सरकार टैक्स पर टैक्स वसूलते चली जा रही है। तो यह तो टैक्स वसूलने वाली सरकार है और जनता को तमाम तरह के नागरिक सुविधाओं से वंचित करने वाली सरकार है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को अगर बात की जाए सरकार की, तो लोगों को पूरे तरीके से पानी क्या कई चीजें, कई सुविधाएं ऐसी हैं जो मुयस्सर नहीं करा पा रही। एक दर्शक इसी बीच आरा से हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं। स्वागत आसिफ साहब, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? आसिफ साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोहर जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तो खैर सरकार की बात हो गई, सरकार पर एक दोषारोपण की बात हुई कि चाहे वो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हर तरफ वही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से क्या उम्मीदें लगती हैं, क्योंकि कई NGOs हैं जिसके साथ शायद आप काम भी कर रहे हैं, इसी जल पर, जंगल पर, सारी चीज़ों पर क्या उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज खास करके बिहार जैसे प्रदेश, जिसका अतीत आप अगर देखेंगे तो वहाँ जल का क्राइसिस कभी नहीं रहा है, और इस प्रदेश में भी जल का क्राइसिस होने लगा। और शहर में तो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत शहर का एक औद्योगिक विकास के वजह से जल की किल्लतें दिख रही हैं, लेकिन इस बिहार के सुदूर गांवों में भी जल की एकदम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके पीछे एक तो हम जनता से एक उम्मीद ये कर सकते हैं कि समाज के लोग, सोसाइटी के लोग जल के महत्व को समझें और देखें कि आज दुनिया में जल की कितनी बड़ी किल्लत है। मैं गया था जलगांव में, तो जलगांव महाराष्ट्र में है, वहाँ पर गांधी रिसर्च फाउंडेशन में मैं जब गया था तो वहाँ के कर्मचारियों को, सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दिया गया और कहा कि अपने अपने घर से आप लोग काम करके आएँ। उतने बड़े संस्थान में जाने के बाद और सब कुछ संसाधन के बाद केवल जल नहीं था। मैंने जब पूछा कि ये जल गांव है तो उन्होंने कहा कि जल गांव नहीं, ये जल रहा है गांव। चलिए, ये जल रहा गांव निश्चित तौर पर, यानी वहां भी कुछ इसी तरीके की समस्या। पूरे देश की अगर बात की जाए तो पानी के लिए हाहाकार, हाय तौबा मची हुई। एक दर्शक इस वक्त सुपौल से हमारे साथ मुस्लिम आलम जुड़ गए हैं। स्वागत है मुस्लिम साहब, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी, और आपके सुपौल में क्या हालत है पानी की? देखिए सर, एक्चुअली यहाँ जो जल जमाव को लेकर के एक बात इससे पहले भी आप चैनल आर्यन के माध्यम से उठाया गया था मामला जी। तो यहाँ एक विकराल सा रूप है सुपौल के अंतर्गत जी, और लोगों में खास करके वैसे लोग जो बांध के भीतर रहने वाले जो लोग हैं जी, उनके साथ तो लगातार ये परेशानी बनी रहती है। वो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर होते ही है और रहने सहने में भी बहुत परेशानी है, और रिलीफ के नाम पर तो कुछ मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ से हम आगे आते हैं, ऊपरी जमीन पे आते हैं, बांध के बाहर आते हैं जी, तो यहाँ पानी का जो रखरखाव है, मनरेगा के द्वारा जो पोखर या तालाब बनाने होते हैं या पानी को संचित करके रखा जा सकता है जी, उसका भी कोई समुचित साधन नहीं है, जिससे लोगों को जल जमाव नहीं। ये तो मुस्लिम साहब आप जल जमाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे पीने के पानी की अगर बात की जाए, सप्लाई वाटर की बात की जाए, तो उसमें सुपौल की क्या स्थिति है? आवाज जरा स्पष्ट नहीं आ पा रही है जी। मुस्लिम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो आपने जो समस्या बताई वो जल जमाव की समस्या बताई, लेकिन पीने के पानी की क्या स्थिति है सुपौल में? जी, वही पर आ रहा था जी। पीने के पानी को लेकर के जो बड़े बड़े मीनार हमारे गांधी मैदान के अंदर PHD के द्वारा बनाया गया है, तो 4 है पानी के मीनार, लेकिन आज तक शुद्ध पेयजल आज तक सप्लाई नहीं हो सका है जी। और इसके वजह से डिफरेंट टाइप की बीमारियों जो पानी के संबंधित जो बीमारियां हैं बच्चों में खास करके और बूढ़ों बुजुर्गों में पाया जा रहा है। अभी हॉस्पिटल के अंदर आपको डायरिया मैक्सिमम लोगों को हो जा रहा है, और पानी की समुचित जो पीने की पानी है वो यहाँ अभी पूरे का पूरा अभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर कमोबेश पूरे बिहार की लगभग एक ही स्थिति है, चाहे जिधर की भी बात करें, कहीं की भी बात करें। और एक बार फिर से रुख करेंगे हम RN TV के संपादक अभिरंजन कुमार की तरफ, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी,
जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सुपौल हो, शेखपुरा हो, राजधानी पटना हो, मसौड़ी हो, हर तरफ एक ही स्थिति विडंबना ये कि ये प्रदेश नदियों से घिरा हुआ प्रदेश और पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या यहां पर नदी की जगह समुद्र चाहिए था? नहीं, निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री का अफसोस तो यही है कि बिहार समंदर के किनारे क्यों नहीं बसा हुआ है। बिहार में इतनी सारी नदियां हैं, गंगा है, बागमती है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, सोन है, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, कितनी सारी नदियां यहाँ पर हैं। इतनी सारी नदियों के रहते हुए बिहार में अगर पानी की कमी है, पीने का पानी, साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये हमारे तंत्र के फेल्योर होने की कहानी है। ये इस तरह का मामला नहीं है जिसके लिए आप किसी को भी क्लीन चिट दे सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि शेखपुरा को ये लोग जो है राजस्थान, गर्मी में शेखपुरा के कई गांव राजस्थान बन जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान जो कि रेगिस्तानों का इलाका माना जाता है, जहां की कई सारी नदियां सूख चुकी थी, आज सुबह सुबह जो है राजेंद्र सिंह से बात हुई। राजेंद्र सिंह ने वहां की 7 नदियों में, सूखी हुई नदियों में, सूख चुकी नदियों में दोबारा से पानी ला दिया। तो एक राजस्थान की कहानी है जहां पर पानी का इतना घनघोर अभाव है, रेगिस्तानों का इलाका है, नदियां सूख चुकी है। वहां पर कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रयासों से नदियों में दोबारा पानी बहने लगा है। एक हमारा बिहार है जहां पर पानी भगवान ने इतनी प्रचुर मात्रा में दिया है, इतनी सारी नदियां हैं, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन हमारे लोगों को पीने का पानी नहीं है। गर्मी में आपने बताया कि गांव राजस्थान हो जाते हैं, और ये सच भी है। ये क्या दुर्भाग्य है कि बिहार में 20 जिले बाढ़ की चपेट में रहते हैं, 20 जिले सुखाड़ की चपेट में रहते हैं। तो आप सोच लीजिए, आधे जिले बाढ़ की चपेट में, आधे जिले सुखाड़ की चपेट में। तो ये किस किस्म का राज्य हमने बनाया है, ये किस किस्म का वाटर मैनेजमेंट हमारा है। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से सिर्फ तंत्र के फेल्योर होने की कहानी नहीं है, तंत्र पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हावी हो जाने की कहानी है। पानी के नाम पर जितना भी पैसा चलता है ऊपर ही ऊपर पी लिया जाता है, नीचे वो पहुंचता ही नहीं है। जो नीचे आपको थोड़ा बहुत कुछ जल मीनारों के निर्माण के काम में या दूसरे कामों में जो आपको नीचे खर्च होता हुआ दिखाई देता है, वो इसलिए खर्च किया जाता है ताकि उसमें लूट की जा सके। आपको मालूम है कि अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आपको लूट करने का स्कोप नहीं रहेगा, पैसा वापस लौट जाएगा। तो इसलिए कई बार जो है उसको खर्च करना भी जरूरी होता है, और ये सारा हो रहा है। आप चाहे जल मीनारों के निर्माण से लेकर देखें, या जो चापाकल को लगाने की योजना है उसमें आप देखें, या फिर कोई भी योजना हो, चाहे पटना नगर निगम या दूसरे जिलों में जो नगर निगम और नगर परिषद वगैरह हैं, तो इन सब के कामकाज में आप देखें सारा का सारा घपला है। 90% 85% तक घपला है। आप बाढ़ प्रबंधन की बात देख लें, वहां पर सारा घपला है। इतने सारे तटबंधों के निर्माण में घपला है। तो हर जगह पे घपला है। जब भैया हर जगह पे घपला होगा तो लोगों की मुश्किलें हल नहीं हो सकती हैं। कुछ ठेकेदारों, कुछ इंजीनियरों, कुछ नेताओं, कुछ भ्रष्ट अफसरों की जेबें जरूर भर सकती हैं, आम आदमी की प्यास नहीं बुझ सकती है। बिहार के प्यासे रहने के पीछे सबसे बड़ी कहानी ये है, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जनता को पानी की प्यास है, और भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और ये जो ठेकेदार और इंजीनियर हैं, इनको पैसों की प्यास लगी हुई है। तो ये पैसों के प्यासे हुए लोग, जिनको जन्म जन्म की भूख है, जो पूरी दुनिया की दौलत जो है डकार ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के रहते हुए, हमारे तंत्र पर ऐसे लोगों के हावी रहते हुए, मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ 2013 ईस्वी में नहीं, 2113 ईस्वी में भी पानी की समस्या हल नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है। सारी समस्याओं की जड़ में यही भ्रष्टाचार है। अगर आपको पानी चाहिए तो भ्रष्टाचारियों को नकेल कसो, अगर आपको बिजली चाहिए तो भ्रष्टाचारियों के यहाँ हल्ला बोलो, अगर आपको जो है एजुकेशन चाहिए, अगर आपको हेल्थ चाहिए, हर चीज के लिए आप भ्रष्टाचारियों पर आपको नकेल सबसे पहले कसनी पड़ेगी। अगर आप इन भ्रष्टाचारियों को इनकी हैसियत में नहीं लाएंगे, उनको उनकी औकात नहीं दिखाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आप जन्म जन्म प्यासे रहेंगे, और ये 7 जन्मों के लिए अपने परिवारों में दौलत इकट्ठा करने में जुटे रहेंगे। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने, निश्चित तौर पर कि यहाँ पर प्यास किसी और चीज की कई अधिकारियों को और कई मंत्रियों को लगी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी, और कुछ और भी तस्वीरें हैं, कुछ और जगहों की भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।